हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है भाई। तो ये जो चैप्टर है इसको आप अकेला मत समझो। एनसीईआरटी में आपकी एक चैप्टर और है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे हम लोग 3D कहते हैं, ठीक है। ये जो दोनों चैप्टर हैं बेटा, इसको हम एक ही यूनिट मान के चलेंगे और इसकी जो बोर्ड में फ़िलहाल के लिए वेटेज है वो है 14 मार्क्स। तो कम नहीं है वेटेज और बिल्कुल रिलेटेड चैप्टर है। अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता, आपको 3D बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है भाइयों। तो वेक्टर्स अच्छे से करना है ताकि आपको 3D भी समझ में आ जाए। दूसरी बात, कुछ बच्चों को, कॉमर्स वालों को खासकर ऐसा लगता है कि वेक्टर्स तो भाई फिज़िक्स का टॉपिक है, साइंस वालों को अच्छे से समझ में आता है, हमें आएगा नहीं आएगा, उन्हें ज़्यादा आता है हमें कम आता है। तो ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दें। जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म होगा आपको बिल्कुल उनके बराबर आता होगा, उनसे ज़्यादा भी आता होगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। अब साइंस वाले भी तो अपने पास पढ़ रहे होंगे तो उन्हें भी आ जाएगा उतना, वो तो खैर है ही। बाकी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अपने मन में ऐसी कोई शंका ना रखें कि ये चैप्टर आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा, 14 मार्क्स पूरे अच्छे से लेके आएंगे, ठीक है भाइयों। तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो देखो भाइयों, अब ये है अपना टॉपिक। सबसे पहले वेक्टर, कि वेक्टर होता क्या है। देखो थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा था 9th-10th में, किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है साइंस वाले बच्चों ने तो, कि वेक्टर क्या है, अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हों। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ लीजिए वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, ठीक है ना। तो जो 50 किलोमीटर पर आवर है वो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। जैसे अर्थक्वेक आता है, आपने सुना होगा, उसका इतना मैग्नीट्यूड है। किसी भी चीज़ को जब आप मेजर करते हो तो जो उसकी वैल्यू आती है उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मिल जाए तो हम ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर। जबकि स्केलर क्या होता है, अ क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको सिंपल सा दूं तो स्पीड और वेलोसिटी, जो कॉमन सुनने में आते हैं, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड क्या है बच्चों, आपको पता ही है क्या होता है कि नहीं। एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, स्पीड है। अगर मैं उसी के साथ एक डायरेक्शन लगा दूं कि एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ भाग रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रही है, तो वो वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो स्पीड की अगर बात करें, डायरेक्शन नहीं दी तो वो स्केलर एंटिटी है। और अगर वेलोसिटी की बात करें जिसमें डायरेक्शन दे रखी है, वेलोसिटी क्या हो गया, स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, स्पीड विद डायरेक्शन। तो जब स्पीड में डायरेक्शन आ गई तो वो क्या बन गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ठीक है। कोई इतने खास काम नहीं आनी वैसे इतनी चीज़ें हमारे। तुक्के से कभी कभी एक नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी बहुत ईजी है, जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है हमें कि जो एंटिटी हमें गिवन है वो वेक्टर है कि स्केलर है, ठीक है। साइंस वाले तो वैसे ही कर लेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने ये सारी की सारी यूनिट्स वगैरह वो नॉर्मली देखते रहते हैं। कॉमर्स वाले कम देखते हैं, 10th तक देखी थी तो शायद भूल भी जाते हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। कुछ कॉमन सी हैं, बस इन्हीं में से पूछता है, ठीक है। जैसे ये मैंने कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं वेक्टर और स्केलर एंटिटीज़, ये आपको दिखाया है कि वेक्टर एंटिटीज़ कुछ कॉमन सी लिखी हुई हैं जो ये पूछ लेगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर एंटिटी है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वैसे डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे सपोज एक बंदा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, तो उसका डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो वो होगी भाइयों ए सी, ठीक है ना। ये अपना डिस्टेंस है
और AC हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो देखो यूं यूं कैसे भी हो सकता है, एक बंदा यूं यूं उल्टा पुल्टा भागे जा रहा है, कहीं पहुंच गया, ठीक है ना। अब लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन को फाइनल से कनेक्ट करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी। तो डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एक ऐसा डिस्टेंस जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी अगर बात होती है डिस्टेंस की तो वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट्स आपको पता ही है, मीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, कुछ भी। कभी कभी ऐसे नहीं होता ना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है 4 किलोमीटर। आइडेंटिफाई करो वेक्टर है कि स्केलर है। तो 4 किलोमीटर अपने आप में एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे भैया स्केलर है। अब आप कहोगे फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेगा, फिर ऐसे लिखेगा 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर। अब डिस्टेंस आ गया जिसमें डायरेक्शन भी है तो वो डिस्प्लेसमेंट बन गया, यानी वेक्टर एंटिटी हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कभी तुक्के से पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। फ्री के नंबर है, बस यही वाली आप याद कर लो। होती तो बतेरी चीज़ें हैं बट आपके एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, क्योंकि आप लोग यूज़ टू नहीं हो। कॉमर्स वाले तो ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करते। अब जैसे डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है, स्केलर एंटिटी है, ठीक है ना, पता होगा सबको। डेंसिटी का मतलब समझते हो ना, कोई चीज़ कितनी भरी हुई है, जैसे आपके बालों की डेंसिटी कैसी है ना, तो उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना थोड़ी है। अब डेंसिटी आपको समझ में आ जाता है, लेकिन क्या है, यूनिट सबको याद नहीं होती। साइंस वालों को तो होती है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी की यूनिट है, तो वो देख के पहचान जाते हैं और कह देते हैं स्केलर है। भाई पेपर में 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ आ गया तो बच्चे कई बार फंस जाते हैं, जिन्हें पता नहीं होता ये क्या चीज़ लिखी हुई है। भाई डेंसिटी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने कुछ कॉमन चीज़ें लिखी हुई हैं इनको याद कर लेना, खासकर कॉमर्स वाले। साइंस वाले तो रोज़ ही यूज़ करते होंगे ये चीज़, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये स्केलर में हैं ये सब चीज़ें, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, मास विद यूनिट्स। इनकी यूनिट्स भी याद कर लेना, ठीक है ना। जैसे जूल लिखा हुआ है, वर्क डन की यूनिट है, तो कभी लिखा हुआ आ गया 10 जूल, तो आप समझ जाओगे भैया क्या है, वर्क डन है ये, और वो क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये कुछ थोड़ी सी हैं, इन्हें याद कर लेना बस, ठीक है जी। तो ये हो गया वेक्टर और स्केलर में फ़र्क। बाकी हमने ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं करनी है। हमने जो अपना पूरा वेक्टर और 3D चैप्टर पढ़ना है वो ग्राफिकल पढ़ना है, ठीक है ना। हम ग्राफिकली समझेंगे वेक्टर होता क्या है। तो ग्राफिकल डेफिनेशन जो वेक्टर की है वो ये नहीं है, वो क्या है मैं अब आपको बताऊंगा। तो वहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा। ये बात तो बस ऐसी कंसेप्ट था जिससे शायद तुक्के से 1-आधा% कोई उम्मीद है कि आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए। अदरवाइज़ अभी आपका चैप्टर शुरू नहीं हुआ। अब हम वेक्टर की दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हमें पूरा चैप्टर समझ में आएगा, उसको आपको दिमाग में सेट करना है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे। तो अब ये आती है भाइयों अपनी असली डेफिनेशन, जिसको आपको दिमाग में सेट करना है, जिससे आपको चैप्टर समझ में आएगा। और नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं भाई वेक्टर 3D के, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। नोट्स नहीं बनाओगे, नोट्स पढ़ के ही क्वेश्चन अच्छे से हो पाते हैं। नोट्स बनाओ, कभी इन फ्यूचर रिवाइज़ करना है चैप्टर, पहले बंदा नोट्स रिवाइज़ करेगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। नोट्स बनाने काफ़ी ज़रूरी हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मैं लिखता नहीं हूँ मगर मैं बोलता हूँ, शायद आपको लगे कोई काम की बात है, तो नोट्स बनाया करो भाई। अब ये है अपनी असली डेफिनेशन वेक्टर की, जो हमें अपने दिमाग में सेट करनी है। अ वेक्टर इज़ अ लाइन सेगमेंट विद अ स्पेसिफाइड इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। एक वेक्टर क्या होता है, ये एक वेक्टर है, ये जो मैंने एरो बना रखा है ना, ये जो आपको तीर दिख रहा है इसको कहते हैं वेक्टर। ये क्या दिखा रहा है कि देखो आपको दिख रहा है ना, इसकी डायरेक्शन दिख रही है आपको, एरो से दिख रही है डायरेक्शन कि भैया ये इधर से यूँ गया ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। ये हमारा है इनिशियल पॉइंट, ये है टर्मिनल पॉइंट, ठीक है भाइयों। ये जो अपना ए है, ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पे लगा होता है एरो उसे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, मतलब एंड हो गया वहाँ पे वेक्टर, ठीक है। क्या है भाई, ये टर्मिनल पॉइंट। तो ये एक वेक्टर है, ठीक है ना। हमने ग्राफ पे पढ़ना है, तो व्हाट इज़ अ वेक्टर अपने दिमाग में सेट कर लो। वेक्टर एक लाइन सेगमेंट ही होता है,
एक लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, जिसमें एक इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट स्पेसिफाई होना चाहिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। भाई जैसे मान लो मैंने सिर्फ एक ऐसे लाइन बना के छोड़ दी ए बी, तो ये नहीं पता लग रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि ए से बी या बी से, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये बस एक लाइन सेगमेंट है। जबकि ये जो हमने यहाँ बनाया है ये एक वेक्टर है, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा रहा है ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अपना इनिशियल पॉइंट जहाँ पे एरो नहीं है, और जहाँ पे एरो है ये होता है टर्मिनल पॉइंट। तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर बेसिकली क्या है, एक तीर है जो हमें निशाने पे मारना है, ठीक है ना भाइयों। निशाना पूरा सही होना चाहिए, 100 पूरे। तो ये होता है भाइयों वेक्टर। अब इसको लिखते कैसे हैं वेक्टर को, इसका नाम कैसे लिखते हैं। इस वेक्टर को भाइयों कुछ इस प्रकार लिखा जाता है ए बी। देखो आज तक आप ए बी लिखते थे, ए बी क्या दिखाता था कि ये एक लाइन सेगमेंट है, पर हमें डायरेक्शन भी तो दिखानी है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक ऐसे एरो बना देते हैं। ये एरो क्या दिखा रही है भाइयों, कि एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। तो इस एरो को, इसका जो नाम है ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है भाइयों। अब यूँ मत सोच लेना कभी कि कोई फिगर अगर ऐसे बनी हुई है, मान लो ऐसे लिखा है ए बी, तो आप इसका नाम ऐसे लिख दोगे। नाम ऐसे कभी नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। नाम हमेशा पहले इनिशियल पॉइंट फिर फाइनल पॉइंट। आपके वेक्टर की डायरेक्शन किधर से किधर भी हो, उस बात से नाम का कोई मतलब नहीं है। मतलब आपका मान लो कोई वेक्टर ऐसे होता है ए बी, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, इसका नाम हम लिखते हैं बी ए, कि बी इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट, ठीक है ना भाई। समझ गए भाइयों बात। हमेशा पहले इनिशियल पॉइंट फिर फाइनल, और एरो हमेशा किस साइड जा रही होगी, राइट साइड। एरो तो राइट साइड ही भेजनी होती है ना भाई, तो नाम में हमेशा एरो किधर भेजनी है, राइट साइड। रॉन्ग साइड भेजेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वेक्टर का नाम लिखते हो भाइयों, ठीक है। अब ये तो बड़ा नाम हो गया ना, इसका 2 अक्षर हो गए। अब आप चाहो तो इसको एक छोटा सा नाम दे सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है कि इसका एक घर का हम नाम रख ले छोटा सा, तो हम इसको ऐसे ए वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ए बी वेक्टर लिख दो या ए वेक्टर लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप चाहो तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दिखाते हुए भी उसका नाम लिख सकते हो ऐसे, या अगर आपका मन नहीं है, आप इनिशियल फाइनल पोजीशन नहीं दिखाना चाहते, आप बस ये दिखाना चाहते हो एक वेक्टर है भैया कहीं पे, तो आप ऐसे उसको लिख सकते हो ए वेक्टर, ए बी सी कुछ भी, बी वेक्टर, ठीक है ना, सी वेक्टर कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। बात समझ गए। फ़र्क क्या है, बस ये डायरेक्शन नहीं दिखा रहा कि अगर कभी मैं यूँ लिख दूंगा ए वेक्टर, मेरे को क्या पता उसकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन ये डायरेक्शन दिखा देगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिखा देगा अगर ऐसे लिखूंगा तो। बाकी दोनों ही सही हैं। अब बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की। तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, हम तो ग्राफ पे ही पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब है लेंथ ऑफ वेक्टर, कि इस वेक्टर की कितनी लंबाई है भाइयों, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है, जैसे ये जो वेक्टर था ए बी, इस पर हम मॉड लगा देते हैं, ठीक है ना। या जैसे हमने इसका नाम ए लिखा था तो हमने मॉड लगा दिया, ये वेक्टर पे मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ठीक है भाइयों। समझ गए बात। अगर बिना मॉड के लिखा है तो वेक्टर लिखा हुआ है, और अगर इस पे ये मॉड लग गया तो ये मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो छोटी छोटी बातें हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भाइयों, क्योंकि अभी ये वेक्टर था भैया, इसमें देखो डायरेक्शन भी है और इसकी लेंथ तो कुछ ना कुछ है ही, पर जब मैंने मॉड लगा दिया मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, फिर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चाहे आप ए बी की मैग्नीट्यूड की बात कर लो, चाहे आप बी ए के मैग्नीट्यूड की बात कर लो, बात तो एक ही है। बोलो भाई, डिस्टेंस आप ए से बी की तरफ जाके मेजर कर लो या आप बी से ए की तरफ आके मेजर कर लो, फ़र्क थोड़ी है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड और बी ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा ना, उसमें कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड तो वैसे ही पता है आपको, स्केलर एंटिटी होती है। जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आता है तब बनता है वेक्टर, ठीक है भाइयों। तो ये एक वेक्टर है, ये एक स्केलर एंटिटी है, लेंथ ऑफ वेक्टर ऑल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है भाइयों। तो क्लियर हो गया वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। वेक्टर क्या है, एक तीर है जिसकी डायरेक्शन हमें पता होगी,
इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट। मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी लेंथ, बस ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं भाई आगे। तो आगे आते हैं भाइयों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, कौन कौन से हमें कोर्स में पढ़ने हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है भाई ज़ीरो वेक्टर, जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। क्या होता है, पूरी डेफिनेशन आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, यानी जिसकी लेंथ ज़ीरो हो, है कि नहीं, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ क्या हो, ज़ीरो। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि वेक्टर एक लाइन सेगमेंट होता है। कभी भी किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ ज़ीरो हो सकती है, बताओ? हो सकती है अगर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। देखो वही लिखा है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। जैसे ए वेक्टर, क्या लिखा है, ए वेक्टर, जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, तो लेंथ तो ज़ीरो ही हुई ना भाई, तो उसे ही कहते हैं ज़ीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, उसे कहते हैं ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, एंड डिनोटेड एज ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक एरो लगाएंगे ऐसे ज़ीरो पे, ज़ीरो वेक्टर। वेक्टर एंटिटी दिखाने के लिए एरो ज़रूर लगाना है ऊपर, अगर आपने एरो नहीं लगाया तो वो स्केलर एंटिटी हो जाएगी। तो ज़ीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन एज इट हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड। क्या कह रहा है, एक ज़ीरो वेक्टर की कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़ीरो। भैया फिजिक्स वालों ने शायद पढ़ा भी होगा कि एक बंदा घूम फिर के इधर उधर आ गया, यहाँ से शुरू हुआ था यहीं ख़त्म हो गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो इसीलिए कहते हैं इसका वर्क डन भी ज़ीरो है। कभी पढ़ा होगा कूली का वर्क डन ज़ीरो होता है, पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा आप लोगों ने, छोड़ो, कि जहाँ से शुरू हुए वहीं आके ख़त्म हो गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ज़ीरो। ठीक है, तो भैया उसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं हो सकती। और आप यूँ भी कह सकते हो कि भैया इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन, कि इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। खैर उतनी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ ज़ीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। वो तभी ज़ीरो हो सकता है जब उसके टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, ए से शुरू ए पे ख़त्म, या बी से शुरू बी पे ख़त्म। अब एक काम की बात भाइयों, देखो ये क्या लिखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, सही लिखा है। ए वेक्टर ज़ीरो वेक्टर है क्योंकि ए से शुरू ए पे ख़त्म। ये क्या लिखा है, मॉड लिखा है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ ज़ीरो। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ए वेक्टर की लेंथ क्या है, ज़ीरो है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ज़ीरो पे एरो नहीं लगाया, इस वाले ज़ीरो पे एरो नहीं लगाया। क्यों, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब स्केलर एंटिटी, तो स्केलर स्केलर के इक्वल होता है। पर यही अगर मैं मॉड नहीं लगाता, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये, तो फिर मैं ज़ीरो नहीं लिखता, यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर लिखता। वेक्टर एंटिटी के इक्वल होती है, और स्केलर एंटिटी स्केलर एंटिटी के। छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी बच्चे ऐसे लिख देते हैं, देखो ए वेक्टर को ज़ीरो लिख देते हैं, गलत है भाई। ये एक वेक्टर एंटिटी आपने लिखी हुई है, ये आपने स्केलर एंटिटी लिखी हुई है, आप दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते भाई, ये चमत्कार है, तो चमत्कार नहीं करने। सिमिलरली ये जो लिखा है ये तो सही लिखा है, ये चमत्कार कब होता, जब यहाँ एरो लगा होता, ठीक है ना। जैसे ये लिखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो वेक्टर है, तो गलत है ये बात भी भाई। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, ये मॉड लगा के, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ ज़ीरो वेक्टर थोड़ी होती है, लेंथ तो ज़ीरो होती है। तो अगर मैग्नीट्यूड लगाया और इधर ज़ीरो वेक्टर लिख दिया तो भी गलत है। मैग्नीट्यूड लिखा है तो वो तो एक नंबर के इक्वल होगा, लेंथ के, है ना, वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही अगर वेक्टर लिखा है तो वो नंबर के इक्वल नहीं होगा, वो वेक्टर के इक्वल होगा। छोटी छोटी बातें हैं जी, अगर कभी पेपर में गलत लिख दी तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है भाइयों, याद रखना। तो बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो अगला आता है भाइयों यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है यूनिट, यूनिट मतलब वन, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ वन हो, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी, दैट इज़ वन, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो,
इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। इस बात का क्या मतलब है, देखते हैं भाइयों, देखते हैं। देखो, मान लो जी ये एक वेक्टर है, ठीक है, जिसे हम ए वेक्टर कह रहे हैं, और ऐसा कुछ ऐसा मान लेते हैं कि इस ए वेक्टर की लेंथ 5 है, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया कि ये एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, क्या होता है 1। अब अगर इसी की डायरेक्शन में मैं एक छोटू सा वेक्टर बना दूँ ना, ऐसा कुछ बना दूँ, ये वेक्टर मैंने बना दिया, और मैं कह रहा हूँ कि इसकी लेंथ 1 है, तो इसको हम ए कैप बोल सकते हैं, समझ गए। जैसे ये ए वेक्टर था जिसको हमने 5 बोला, फिर इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही इसके पैरेलल हमने एक वेक्टर बनाया जिसकी लेंथ हमने कहा 1 है, तो उसे हम ए कैप बोल सकते हैं। तो यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर बनेंगे जिनकी लेंथ 1 होगी, चाहे वो कहीं भी बने, उन सबको क्या कहेंगे भाई, ए कैप, ठीक है ना। ये जो हमारा बड़े वाला तीर है, इसके रास्ते, इसकी तरफ जितने भी तीर जा रहे होंगे, इसके साथ छोटे छोटे जितने भी तीर जा रहे होंगे कहीं भी हों, ठीक है ना, वो इसके ऊपर भी हो सकता है भाई, वो इसके ऊपर भी हो सकता है। मान लो एक ये छोटा सा वेक्टर ले लिया जिसकी लेंथ 1 है, तो इसे भी ए कैप कहेंगे, ठीक है। कोई भी वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उल्टा जा रहा है तो ए कैप नहीं कहेंगे भाई, उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। मान लो कोई वेक्टर इधर जा रहा होता है उल्टा और इसकी लेंथ 1 होती, तो हम इसे ए कैप नहीं कहेंगे। ए कैप तभी कहेंगे जब वो इसकी डायरेक्शन में जा रहा हो, यानी इसके पैरेलल हो या फिर इसी के ऊपर हो, पर डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो ए की है, ठीक है, और लेंथ क्या होनी चाहिए 1, तब हम उसे क्या कहेंगे, ए कैप। यानी आप एक बात तो समझ गए होंगे, कभी पेपर में किसी वेक्टर पे कैप लगी हुई है तो आप समझ जाओगे वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। मान लो भाई पेपर में ऐसे लिखा है बी वेक्टर, और कोई आपसे पूछे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो पता नहीं, निकालना पड़ेगा। हमको क्या पता बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, देखेंगे अभी, निकालना सीखेंगे। पर अगर कभी किसी ने लिखा है सी कैप, क्या लिखा है, सी कैप, तो हम अपने आप समझ जाएंगे भाई इसका मैग्नीट्यूड 1 है। कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता नहीं क्या है, लेकिन सी कैप का मैग्नीट्यूड पक्का 1 होगा, क्योंकि कैप कभी किसी पे लगा है तो वो यूनिट वेक्टर ही है। एरो लगी है तो पता नहीं, ठीक है, एरो लगी है तो भी लेंथ 1 हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, 1 तो तब भी हो सकती है, पर पक्का नहीं पता हमें लेंथ क्या है, ठीक है। लेकिन कैप लगा है तो पक्का पता है लेंथ 1 है, क्योंकि कैप लगाते ही तब है जब वो यूनिट वेक्टर हो, ठीक है। दोनों ही चीज़ें वेक्टर हैं, कभी किसी पे तीर लगाओ या उस पर ये कैप लगी हो, दोनों ही वेक्टर एंटिटी हैं। इस वेक्टर की लेंथ निकालना सीखेंगे, देखेंगे क्या होगी। इसकी निकालना सीखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही होती है, आंख बंद करके लिख दो। कैप किसी पे भी लिखा है वो यूनिट वेक्टर है, उसकी लेंथ 1 है, ठीक है भाइयों। बढ़े आगे, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टाइप है भाइयों को इनिशियल वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है को इनिशियल, जो सेम जगह से शुरू हो। 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। 2 से ज़्यादा वेक्टर, 2 या 2 से ज़्यादा, जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हो। जैसे आपको दिख रहा है ए से बहुत सारे वेक्टर जा रहे हैं, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, है ना, ए एफ, ए जी, ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं ये ए से शुरू हो रहे हैं और अलग अलग जगह जा रहे हैं, चाहे इनकी लेंथ कुछ भी है, इनके डायरेक्शन कुछ भी है, हमें उस बात से मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि ये ए से शुरू हुए हैं सभी, तो इसीलिए इन सभी वेक्टर्स को ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी को क्या बोलेंगे हम, कि ये को इनिशियल वेक्टर है, कि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो याद रहेगा भाइयों, को इनिशियल वेक्टर मतलब जो सेम पॉइंट से शुरू हो, उनके डायरेक्शन कुछ भी हो, उनकी लेंथ कुछ भी हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो उन्हें को इनिशियल कहेंगे। इजी। बढ़ते हैं भाई अगले टाइप की ओर। तो ये है भाई कोलिनियर वेक्टर्स। क्या कह रहा है, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वर्ड वैसे तो आपने सुना हुआ है, एक ही लाइन पे लाई करे उन पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं, पर यहाँ बात कुछ और है, ध्यान से सुनेंगे। 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन।
अगर कोई दो वेक्टर एक सेम लाइन के पैरेलल हैं तो उन्हें हम कोलिनियर बोलते हैं। पॉइंट्स वाली बात अपने दिमाग से निकाल दो यहाँ पर, ठीक है ना। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? जो पैरेलल हो, सीधी बात। कोलिनियर वेक्टर उनको बोलेंगे जो आपस में पैरेलल हो। जैसा कि मैंने फिगर में कुछ वेक्टर बनाए हैं, देखो ए बी, ये बी सी है ना, एक ही लाइन पे है ना पूरे। ये एक ए बी वेक्टर है, एक बी सी वेक्टर है, एक ये डी ई वेक्टर है, एक ये एफ जी है, एक एफ एच है। अगर आप इन सब को देखो इंडिविजुअली पांचों को, और मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूँ, तो ये लाइन जो बनी ऊपर, आपने ऐसे एक लाइन बना दी, ऐसे मान लो पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड वाली लाइन बनाई है, ये इन सभी के पैरेलल है ना, पांचों के, ए बी, बी सी, डी ई, एफ जी, जी एच, पांचों के पैरेलल है। तो ये जो पांचों वेक्टर है ये सेम लाइन के पैरेलल है, तो इन्हें हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना। ऐसे वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो, जैसे ए बी और डी ई आपको दिख रहा है पैरेलल है, ठीक है ना। डायरेक्शन इनकी उल्टी है एक दूसरे से, इस बात से हमें कोई लेने देना नहीं है। लेंथ भी इनकी छोटी बड़ी है, इस बात से भी लेने देना नहीं है। ये लिखा हुआ है, वो पैरेलल होने चाहिए सेम लाइन के, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पैरेलल होने चाहिए, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। जैसे आपको दिख रहा है ए बी और ये जो देखो एफ जी है, पैरेलल है ना, तो भैया कोलिनियर है, ठीक है। देखो इनकी डायरेक्शन भी उल्टी है, लेंथ भी इनकी फ़र्क है, एक की ज़्यादा एक की कम है, बट इनको हम कोलिनियर कहेंगे क्योंकि पैरेलल है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल है मेरे भाइयों, ए बी और बी सी पैरेलल है। तो जो सोचते हैं ये पैरेलल नहीं है वो गलत सोचते हैं। अब अपनी ज़िंदगी से निकलो, छोटी बचपन की ज़िंदगी से। ए बी और बी सी का स्लोप बराबर है कि नहीं है? है ना, तो पैरेलल हुए ना। समझ आ गई बात? या यूँ समझ लो, ए बी ई डी के पैरेलल है और बी सी भी ई डी के पैरेलल है। जब ये दोनों ई डी के पैरेलल है तो आपस में भी तो पैरेलल होंगे ट्रांजिटिविटी से। भाई एक लाइन ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, ऐसे ही जो बी सी है वो भी डी ई के पैरेलल है, तो इसीलिए ए बी और बी सी भी क्या हुए? पैरेलल। तो ये जो ए बी, बी सी, डी ई, जी एफ, एफ एच, सब के सब आपस में पैरेलल है, तो ये सब कैसे वेक्टर हैं? कोलिनियर। तो याद रहेगा भाइयों, कोलिनियर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हों, उनकी डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, लेंथ कितनी भी हो सकती है, बस पैरेलल हों तो हम कहेंगे वो कोलिनियर है। ख़त्म बात, ठीक है। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होता है वो आपको पता ही है। जैसे आप देखो ए बी सी पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्योंकि ए बी सी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये भी आगे कई क्वेश्चन में काम आएगा कि पॉइंट कोलिनियर और वेक्टर कोलिनियर में क्या फ़र्क है। देखो आप यहाँ से देखो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, और ये वेक्टर्स जिन पॉइंट से बन रहे हैं वो पॉइंट्स भी कोलिनियर हैं। लेकिन अगर हम यूँ देखें, ए बी और डी ई ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर हैं, पर ये वेक्टर जिन पॉइंट से बने हैं वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं, क्योंकि ए बी ई और डी सेम लाइन पे लाए नहीं कर रहे। समझ गए ना? ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो वेक्टर पैरेलल मतलब कोलिनियर वेक्टर, पर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है क्योंकि सेम लाइन पे लाए नहीं कर रहे। ऐसे ही ए बी और बी सी वेक्टर कोलिनियर हैं क्योंकि पैरेलल वेक्टर हैं, और पॉइंट भी कोलिनियर है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है चेक करो पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है चेक करो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं। तो अगर तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वेक्टर तो पक्का कोलिनियर होंगे, पर अगर वेक्टर कोलिनियर हैं तो ज़रूरी नहीं है पॉइंट्स कोलिनियर हो। जैसे ए बी और ई डी वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर, पर पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ए बी और बी सी वेक्टर क्या है? कोलिनियर, पर पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो अगर कभी कोई दो वेक्टर कोलिनियर हैं और उनमें कोई कॉमन पॉइंट दिख गया तो वो पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे। इस बात को नोट बना लो कि अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर हैं और उनमें कोई कॉमन पॉइंट है तो पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे, पर अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर हैं और उनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो हम कह नहीं सकते पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है भाइयों, लिख लेना इस बात को। बढ़ते आगे अगले टाइप की ओर। तो अगला आता है भाई इक्वल वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर इक्वल कब होते हैं। सीधी सीधी बात है, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, डायरेक्शन और लेंथ दोनों सेम हो, उन्हें कहते हैं इक्वल।
टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। ठीक है ना, जैसे आपको दिख रहा है ये ए बी वैक्टर है और ये सी डी है, ये इनकी लेंथ मैंने बराबर बनाई है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी दिख रही मान लेना कि सी डी की और ए बी की लेंथ इक्वल है, तो ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है ना, तो इसीलिए ये इक्वल है। ठीक है, ऐसे सी डी और डी ई जो है दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेंथ इक्वल है, तो ये भी इक्वल है। सही है, जैसे ये एफ जी है, सी डी है, आपको दिख रहा है ये जो चारों के चारों वेक्टर है चारों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, चारों की लेंथ मैंने बराबर बनाई है, तो इसीलिए चारों इक्वल वेक्टर है। ठीक है भाई, मान लो कोई वेक्टर ऐसे जा रहा होता ऊपर, ठीक है, ऐसे पी क्यू वेक्टर होता, लेंथ मान लो ए बी के बराबर ही होती, लेकिन हम इन्हें इक्वल नहीं कहेंगे। जो ए बी है और जो पी क्यू है वो इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इक्वल? क्योंकि ए बी की डायरेक्शन कुछ और है, पी क्यू की डायरेक्शन कुछ और है। खाली लेंथ सेम होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, समझ गए बात? और सिर्फ डायरेक्शन सेम होने से भी कुछ नहीं होगा। मान लो मैंने इसी की डायरेक्शन में एक छोटू सा वेक्टर बना दिया ये पी क्यू, तो अब भी ए बी और पी क्यू इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई डायरेक्शन तो सेम है पर लेंथ इक्वल नहीं है। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, लेंथ और डायरेक्शन, तभी कहेंगे वेक्टर इक्वल है। ठीक है, ये सभी के सभी वेक्टर इक्वल हैं। तो इन सभी वेक्टर्स को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है। सभी का नाम मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि सभी इक्वल है, तो सभी ए के इक्वल होंगे, बात खत्म। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना बच्चों, हम फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्या होता है फ्री वेक्टर? जो आपके पूरे सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं फ्री वेक्टर है। क्या मतलब है उसका, वो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक ए वेक्टर बना लिया, ठीक है भाइयों, यहाँ पे हमने एक बी वेक्टर बना लिया। अब आपको किसी ने पूछा ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, बच्चे कहते हैं कोई एंगल ही नहीं बन रहा इनमें, तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, फ्री वेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो हमारा वेक्टर है ना, इसको हम उठा के यहाँ ला सकते हैं कि भैया मान लो मैं इसके पैरेलल एक यहाँ पे वेक्टर बना दूँ ए, ये मैंने दोनों मान लो पैरेलल बना दिए सेम लेंथ के, तो ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी क्या है ए। तो आप इन दोनों के बीच में तो एंगल निकाल लोगे ना, अभी वो सीखेंगे कैसे निकलता है, पर फिगर में तो दिख रहा है ना इनके बीच में कुछ एंगल है, तो बस निकलेगा। तो मतलब अगर ये नहीं भी है, ये वाला नहीं है भाइयों, ओए ये क्या हो गया कमाल, हाँ, तो ये जो ए है और ये बी है, आपको दिख रहा है ये टच नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तब भी इनके बीच में एंगल है, क्योंकि ये फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं। आप किसी को भी उठा के कहीं भी रख सकते हो, समझ गए? जैसे हमने इसको उठाया और हम इसको यहाँ पे ले गए, ये तब भी बी ही रहेगा, बन गया एंगल। ठीक है, बन गया एंगल। और अगर उठाने का दिल नहीं कर रहा तो इसको वहीं रहने दो। क्या करो, चाहे तो इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ बना लो लेंथ इक्वल लेके, चाहे इसके पैरेलल यहाँ बना लो। मतलब इसके पैरेलल मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया यूँ, पैरेलल नहीं दिख रहा, थोड़ा कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने क्या करा, ये एक वेक्टर बनाया, मैंने लेंथ इक्वल ले ली और पैरेलल बना दिया, तो इसको भी बी कहूँगा। अब एंगल दिख रहा है, निकल जाएगा। ठीक है, तो हर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकल सकता है, क्योंकि फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं, कहीं भी उठा के उसको रख दो, बात खत्म। सही है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज मत करो, उसकी लेंथ चेंज मत करो, बाकी आप उठा के कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है भाइयों, समझ गए ना बात, कि यार ये जो ए मैंने बनाया है, मैं इस डायरेक्शन में कितने भी बना दूँ यूँ, ठीक है, लेंथ सेम होनी चाहिए, बस कितने भी बना दूँ वो सब ए ही हैं, वो सब क्या हैं, ए है। ठीक है, ये सब के सब ए हैं, अगर लेंथ इसके बराबर है और डायरेक्शन सेम है, तो यही होता है फ्री वेक्टर। ठीक है भाई, बड़े अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अब आता है बच्चों नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। क्या मतलब है कि जैसे कि हमने ए बी वेक्टर बनाया है, इसी की लेंथ का हमने सी डी वेक्टर बना दिया, बस डायरेक्शन उल्टी कर दी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन।
बिल्कुल अपोजिट, ठीक है ना, ये इधर जा रहा था और ये इधर आ रहा है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं, ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी वैक्टर इज़ नेगेटिव ऑफ सी डी वैक्टर, ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं। नेगेटिव साइन यहाँ डायरेक्शन दिखा रहा है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टी है, लेंथ लेकिन सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम नहीं होगी तो हम यह ऐसे नहीं लिख सकते भाई, ठीक है। ए बी और सी डी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। मॉड क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड ना, लेंथ, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी नेगेटिव है सी डी का, या लिख लो सी डी नेगेटिव है ए बी का, बात एक ही है, ठीक है भाइयों, याद रखना। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो, अपोजिट मतलब बिल्कुल उसके अगेंस्ट, ठीक है ना। कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा है, अलग डायरेक्शन है, अलग नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपोजिट बोल रहा हूँ। एक अगर राइट जा रहा है दूसरा लेफ्ट जाए, बिल्कुल उल्टे जाएं, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं है इधर हो, वो इसी लाइन पे भी क्या पता है ऐसे आ रहा होता, ठीक है। अगर दोनों की लेंथ बराबर होती तो नेगेटिव वेक्टर होते, सही है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो ए बी वेक्टर है, ए से बी गया, अगर बी से ए आ जाऊँ बी ए वेक्टर तो वो नेगेटिव होगा उसके, बेस्ट एग्जांपल है। ए बी वेक्टर बी ए के क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ए बी और बी ए वेक्टर की लेंथ तो सेम होगी ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ए से बी जितना डिस्टेंस है बी से ए भी तो उतना ही होगा, बट उनकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, इसलिए हम कह रहे हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव है। तो ये बात याद रखना, बहुत काम आएगी कि ए बी इज़ नेगेटिव ऑफ बी ए, डायरेक्शन बदल दी तो माइनस का साइन लगाओ बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये ए से बी था, ये बी से ए, डायरेक्शन अगर उल्टी हो गई तो माइनस का साइन लगेगा। ये बहुत जगह ऐसे लिखेंगे, कई बार बच्चे सोचते हैं ए बी को ऐसे ही बी ए लिख दो, अपना मन कर रहा है, ऐसे नहीं भाई। अगर ए बी को बी ए लिख रहे हो बाहर माइनस लगाओ, क्योंकि आपने डायरेक्शन पलट दी, ये माइनस का साइन उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो सम क्या आ जाएगा, ज़ीरो। भाई इसको इधर ला के ऐड कर लो ना, तो ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्या पता चला कि दो अपोजिट वेक्टर्स का सम क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मजाक मजाक से कि एक वेक्टर यूँ है एक वेक्टर यूँ है, ठीक है। मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, दोनों की लेंथ इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी की लेंथ और सी बी की लेंथ इक्वल है, तो वो पूछ रहा है बताओ ए बी प्लस सी बी कितना होगा, ज़ीरो होगा भाइयों। क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि लेंथ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वही बात है ना, ए बी और बी ए की लेंथ सेम थी, डायरेक्शन अपोजिट थी, तो इनका सम, मतलब जब मैं इसको इधर ले जाके ऐड करूँगा तो सम क्या आएगा, ज़ीरो। पर ज़ीरो वेक्टर लिखना है, ठीक है ना, दो वेक्टर्स का सम वेक्टर होगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ज़ीरो तो ये गलत हो जाएगी बात, टीचर आपका नंबर काट लेगा भाइयों। वेक्टर्स का सम वेक्टर होगा, वेक्टर्स का सम स्केलर नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गया ना, अपोजिट वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, लेंथ सेम हो, उसे कहते हैं नेगेटिव या अपोजिट ऑफ वेक्टर, और सम क्या होगा उनका, ज़ीरो, ठीक है भाइयों। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है आज होमवर्क में, आज आप लोगों ने होमवर्क में थोड़ा सा काम करना है बस, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 करनी है विद एग्जांपल्स, ठीक है। पहले एग्जांपल्स करेंगे फिर 10.1 करेंगे, बस ये आज आपका होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क है, 5 मिनट लगेंगे बस, और बाकी नोट्स बना लेना, फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।